Good morning, students. We had started the chapter 7 of history, the revolt of 1857. Okay, we already studied about the causes of this revolt, political causes, administrative causes, economic causes, social and religious causes, and military causes. Okay, now today we are going to start the part next part of this chapter, सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट. सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट का मतलब है कि ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये किन किन प्लेसेस पर, इंडिया के किन किन पार्ट्स में ये अराइज हुआ था और कैसे ये डेवलप हुआ था वहाँ पे. ओके, जो पूरी इंडियन आर्मी थी मेरठ में उसने 10th में 1857 को रिवोल्ट कर दिया था. हमने मिलिट्री कॉजेज़ में पढ़ा था कि इसका जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था कि जो ग्रीस्ड कैटरेज था उसको यूज़ करने से जो सिपाहीज थे या फिर जो सोल्जर्स थे मेरठ के, उन्होंने मना कर दिया था. ओके, यहीं से जो है इस रेवोल्यूशन का स्टार्ट या शुरुआत मानी जाती है. तो जो पूरी इंडियन आर्मी थी मेरठ में, उसने 10th में 1857 को रिवोल्ट कर दिया. उन्होंने उनके जो मेट्स थे, उनके जो साथी थे, उनको प्रिजन से छुड़वा लिया था और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था. उन्होंने दिल्ली तक मार्च किया और वहाँ पर दिल्ली में जो इंडियन आर्मी थी उसको भी ज्वाइन किया और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना इंडिया का एम्परर प्रोक्लेम कर दिया. जो रिवोल्ट था अब पूरे कंट्री में स्प्रेड हो चुका था. मुग़ल एम्परर हालांकि वीक थे, लेकिन उन्होंने जगह जगह पे रैलीज़ की रिवोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. रिलीजन जो था वो अफेक्ट नहीं किया किसी को. धर्म, जो रीजन्स थे जहाँ पर जो अफेक्टेड नहीं थे, है ना, वो भी क्या थे, वहाँ पर भी हलचल मची हुई थी. कुछ ना कुछ जो फियर था ब्रिटिशर्स के रूल को लेकर के, वो वहाँ पर भी था जहाँ पर ये रिवोल्ट जो है ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाया, है ना. असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल, है ना, ये जो थे कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर ये रिवोल्ट था वो अराइज हुआ था. ज़्यादातर जो प्लेसेस थे वो बहुत ज़्यादा लोकलाइज थे, मतलब कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट ये स्प्रेड हुआ, है ना. प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत कई प्लेसेस पर इंडियन सोल्जर्स जो थे वो डिसआर्म्ड थे, उनके पास आर्मी ही नहीं थी, है ना. कुछ एरिया जैसे कि दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड और इलाहाबाद के आसपास का एरिया, आगरा, मेरठ, वेस्टर्न बिहार, ये ऐसे जगह थे जहाँ पर रिवोल्ट में बहुत बड़े सेक्शन में लोगों ने, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर बहुत फिरोशियस बैटल फॉट की गई थी. ओके, वेस्ट बिहार में कुंवर सिंह ने रिबेल को कमांड किया, है ना. ये 80 ईयर ओल्ड चीफ थे जिन्होंने बिहार के कई सारे पार्ट्स को फ्री करवाया था ब्रिटिशर से और कानपुर और लखनऊ में भी रिबेलियन को हेल्प किया था. दिल्ली के चीफ कमांडर थे बख्त खान. कानपुर में रिवोल्ट को लीड किया नाना साहेब ने. उन्होंने अपने आप को पेशवा नियुक्त कर दिया था जब उन्हें एक्सपेल कर दिया गया था उनके पेशवाशिप से. तो ब्रिटिशर्स ने उनको एक्सपेल कर दिया था उनके पेशवाशिप से. तो उसके बाद अभी जब रिवोल्ट शुरू हुआ तो इस रिवोल्ट के दौरान उन्होंने अपने आप को वापस से पेशवा घोषित डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से असिस्ट किया और ब्रेवली वो तात्या टोपे और अजीमुल्ला ने भी उनको असिस्ट किया. और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी ब्रिटिश जो थे उनसे बहुत ही बहादुरी से उनके साथ फाइट की और साथ ही उन्होंने ग्वालियर को वापस से कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे की मदद से, हेल्प से उन्होंने ग्वालियर को वापस सीज कर लिया. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जैसे कि आजमगढ़ है, वहाँ पर रिवेल्स को सपोर्ट करने के लिए सिख रेजिमेंट ने साथ दिया और ये और ज़्यादा वहाँ पर इवैक्यूएट हुआ. जुलाई में बिरजिस कादिर जो अवध की गद्दी पर उनको बिठा दिया गया और उनकी गाइडेंस उनकी मदर कर रही थी हज़रत महल. मौलवी अहमदुल्ला जो थे उन्होंने लखनऊ को कैप्चर कर लिया और उसे कई महीनों तक सीज करके रखा.
खान बहादुर खान जो थे बरेली के, उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन्स थे, एरियाज थे जहाँ पर ये रिवोल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ और अपराइज हुआ। ओके ये थे सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। नाउ सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को ख़त्म कैसे किया गया, दबाया कैसे ब्रिटिशर्स। जो रिवोल्ट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की काफ़ी यूनिटी दिख रही थी, इस कारण ये ज़्यादा मजबूत था। उन्होंने भाइयों की तरह फाइट की और ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की उन्हें डिवाइड करने की कम्युनल लाइन पर, धर्म के संप्रदाय के आधार पर, लेकिन उनका जो ये अटैम्प्ट था वो फेल रहा। जो रिबेल्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना किंग एक्सेप्ट किया और उनके आसपास वो रैली करते रहे। वो यूनिटी का सिंबल बन चुके थे इंडिया में, लेकिन ये जो वाइड स्प्रेड रिवोल्ट था उसे एक साल में ही सप्रेस कर दिया गया। दिल्ली को वापस से ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया सितंबर में, इसी सेम ईयर में। बहादुर शाह जफ़र को जेल में डाल दिया गया और जेल में डाल करके उन्हें बर्मा में जो रंगून है वहाँ पर एक्साइल कर दिया गया, जहाँ पर 1862 में उनकी डेथ हो गई। उनके जो 3 साल के उनके जो 3 बेटे थे, 3 सन्स थे उनके, उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया खूनी दरवाजा में दिल्ली में। सितंबर 1858 में लखनऊ को अगेन ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई डिफीट हार गई झांसी में, और इवन ग्वालियर जो था जिसे उन्होंने कैप्चर किया था सिंधियास जो थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो ये जो ग्वालियर था उसे वापस ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया और उन्हें फाइट करती हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 जून 1858 में ग्वालियर में ही मर गई। कुंवर सिंह ने वेस्टर्न बिहार में जो रिबेल को लीड किया था वो काफ़ी घायल हो गए थे, काफ़ी चोटें उनको आ गई थी और अप्रैल 1858 में उनकी भी मृत्यु हो गई। स्ट्रगल जो था वो उनके भाइयों ने कैरी किया, आगे बढ़ाया, लेकिन वो भी डिफीटेड, हार गए वो भी दिसंबर 1859 तक। नाना साहेब जो थे वो भी नेपाल की तरफ भाग गए। तात्या टोपे ने फाइटिंग को 2 साल तक जारी रखा राजपुताना में और सेंट्रल इंडिया में, लेकिन उनके ही एक जो दोस्त थे, उनके ही जो एक फ्रेंड थे, उन्होंने धोखे से उन्हें पकड़वा दिया और 1858 को उन्हें भी क्रश कर दिया गया। और अब जो पूरा साल जो है वहाँ पर अब शांति बनी रही। रिवोल्ट का जो सप्रेशन था उसे बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स की जो बहुत सारी एट्रोसिटीज़ थी उसके थ्रू किया गया। एट्रोसिटीज़ मतलब होता है बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत खून खराबा, है ना। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन तरीक़ों को अपना करके इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, ठीक है। और रिबेल्स और सिविलियन दोनों ने ही इसमें सहयोग दिया था। रिवेंज जो था इनह्यूमैनिटी को लेकर के उसे इंडियन ट्रूप्स ने कमिट किया। ब्रिटिशर्स ने उसे वाइड स्प्रेड होने से जो है होने नहीं दिया, उसको वीक कर दिया। जो पूरे विलेजेस थे, गांव थे, वो भी इसी ग्राउंड पर आ गए थे। रिबेल स्टेट्स जो थे उनमें लूटपाट मचाई गई और काफ़ी जो है नुकसान भी किया। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो रिबेल्स थे उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया और कईयों को टॉर्चर किया गया बहुत बुरी तरीके से। अवध में ही केवल 1,50,000 लोग मारे गए थे, केवल अवध का ये डेटा है। ओनली अवध में ही 1,50,000 पीपल मारे गए थे, ठीक है। तो इस तरह से जो ये रिवोल्ट था उसे बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया ब्रिटिशर्स ने। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट की क्या इम्पोर्टेंस थी ये हम पढ़ेंगे। 1857 का जो रिवोल्ट था वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इंडियन हिस्ट्री के लिए एक ग्लोरियस इवेंट है ना। हालांकि ये एक सिपॉय म्यूटिनी के रूप में स्टार्ट हुआ था, सैनिक विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसने लगभग 11 सिविलियंस को भी इंक्लूड किया, है ना। 1,50,000 पीपल जिनमें से मारे गए और केवल 50,000 जो थे उनमें 1,50,000 में से केवल 50,000 जो थे वो सिपॉयज थे, सैनिक थे जो मारे गए थे। जो बिगेस्ट फैक्टर था इस रिवोल्ट का वो क्या था, यूनिटी अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी ये सबसे खास बात थी इस फैक्टर, इस रिवोल्ट की।
इसके पहले कभी भी हिंदू और मुस्लिम इस तरह से यूनाइटेड होकर के इतने लार्ज स्केल पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया था। और ब्रिटिशर्स ने भी बहुत कोशिश की उन्हें हिंदू मुस्लिम के कम्युनलिज्म के बेस पर उन्हें डिवाइड करने की, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं रहा वो, है ना। रिवोल्ट जो था वो कई लीडर्स और सोल्जर्स ने उन्हें ज्वाइन किया था। उनका जो करेज था, उनकी जो ब्रेवरी थी, हीरोइज्म था उनका, इसने उन्हें लेजेंड बना दिया। आज भी हम उन्हें याद करते हैं एक हीरो की तरह, है ना। तात्या टोपे, बख्त खां, रानी की झांसी, रानी ऑफ झांसी, ये जो थे लेजेंड्स हैं। उनको वो एक लेजेंड है आज के समय पर, आज भी और आज के बाद भी हज़ारों लाखों सालों तक उन्हें याद किया जाएगा, है ना। उनके जो पैट्रियोटिक फेवर थे वो इंस्पिरेशन बन गए थे आने वाली जनरेशन के लिए, और आज भी हैं, है ना। जो रिवोल्ट मार्क किया गया था शुरुआत में, वो काफ़ी ब्रॉडर स्ट्रगल था ब्रिटिश के अगेंस्ट। हालांकि नेशनलिस्ट मूवमेंट एक नहीं बन पाया ये, लेकिन नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से ये उससे कुछ कम भी नहीं था, है ना। इट अशर्ड इन अ न्यू कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अबाउट नेशन। ये जो रिवोल्ट था, इसने भारतीयों में एक नए तरीके का अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस लाने में काफ़ी सफल हुआ, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ये कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, बहुत सारे एरियाज़ में स्प्रेड हुआ, लेकिन फिर भी ये फेल क्यों रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि रिवोल्ट जो था ये बहुत ही बिग इवेंट था इंडियन हिस्ट्री के लिए। इसमें बहुत ही लिटिल चांसेस थे सक्सेस के, क्योंकि जो सक्सेस था एनिमी का, ब्रिटिशर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ही पावरफुल था और ऑर्गेनाइज्ड था, है ना। हर एरिया में जो रिवोल्ट था उसे सप्रेस कर दिया गया बहुत ही कम समय में, ठीक। कई रीज़न है इसके पीछे जिसके कारण ये फेल रहा रिवोल्ट। क्या क्या रीजंस हैं? जो रिवोल्ट था वो कंट्री के हर पार्ट में एक जैसा स्प्रेड नहीं हुआ, और ना ही इसे हर ग्रुप और सेक्शन ने सपोर्ट किया था। साउथ और वेस्ट इंडिया में जो था रिवोल्ट अनअफेक्टेड रहा, वहाँ पर इस कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई इंडियन रूलर्स जो थे उन्होंने रिबेल्स को हेल्प करने से मना कर दिया, और वो हॉस्टाइल रहे, ओपनली हॉस्टाइल रहे। मतलब वो हॉस्टाइल रहने का मतलब कि वो तटस्थ रहे, ना तो वो ब्रिटिशर्स की साइड रहे और ना ही उन्होंने रिबेल्स का साथ दिया, क्रांतिकारियों का ही साथ दिया नहीं दिया, ठीक है। और कुछ जो थे ब्रिटिश जो थे उन्होंने कुछ तो ऐसे थे रूलर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और ब्रिटिशर्स ने उनका साथ ले करके उनकी हेल्प से रिबेल्स को ही क्रश कर दिया, ठीक है। मिडिल और अपर क्लास और मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस जो थे वो भी रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। रिवोल्ट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था प्रॉपरली, उसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का शेप नहीं दिया गया था। रिबेल्स जो थे उनको कोई आइडिया नहीं था, कोई उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई प्रोग्राम उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी जिसे वो इम्प्लीमेंट करते और एरियाज़ को कैप्चर करते, है ना। उनमें से कोई भी जो था वो रीजन्स को कैप्चर करने के बाद जाना ही नहीं गया कि वो बना रहा उस क्षेत्र में, नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। जो मूवमेंट था, मूवमेंट का लीडरशिप बहुत वीक था। ज़्यादातर जो इसके लीडर थे वो पूरे कंट्री के हित में नहीं सोच पाए, है ना। जबकि वो केवल अपने नैरो मोटिवेशन को लेकर के ही चले, मतलब अपने रीजन के लिए ही लड़े, अपने पर्सनल गेन्स के लिए लड़े। उन्होंने लिबरेट होकर के फाइट किया केवल अपनी टेरिटरी के लिए, ना कि पूरे देश के लिए। कोई नेशनल लीडर इमर्ज नहीं हुआ जो पूरे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर पाता और उसे सही डायरेक्शन दे पाता, है ना। रिबेल्स जो था वो बहुत ही शॉर्ट, वहाँ रिबेल्स के पास वेपन्स की शॉर्टेज थी। जो क्रांतिकारी थे उनके पास ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार ही नहीं थे ऐसे, और उनके पास फाइनेंस की भी कमी थी, ठीक है। कुछ वेपन्स थे उनके पास जो आउटडेटेड थे, परंपरागत थे, पुराने थे, और वो जो मॉडर्न वेपन्स के साथ मैच ही नहीं कर पाए, मॉडर्न वेपन्स जो ब्रिटिशर्स के पास थे, है ना। तो रिबेल्स जो थे, क्रांतिकारी जो थे, वो बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड थे। डिफरेंट पार्ट में जो अपराइजिंग हुआ था कंट्री के, वो कोऑर्डिनेटेड भी नहीं था। अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीक़ों से जो रिबेल्स थे उन्होंने फाइट किया था, है ना। हालांकि जो सिपोइज थे
उनका जो बिहेवियर था वो भी एक अनकंट्रोल्ड मैनर में था, तो वो मैनर को कैरी करने में अनेबल रहे। किस मैनर में उनको चलना चाहिए, किस तरीके से इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाना है, वो उसको नहीं कर पाए, है ना। तो क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाए पूरे मिलिट्री सक्सेस को, अनेबल रहे, तो यही रीज़न, कुछ रीजंस हैं जिनके कारण ये रिवोल्ट फेल रहा। 1857 का रिवोल्ट पहला ऐसा रिवोल्ट था जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था, और इसके बाद, और ये पहला समय था, पहला ऐसा मौका था जब पूरे भारतीय थे, जो पूरे इंडियंस थे, वो यूनाइटेड हुए, एक हुए। अनफॉर्चुनेटली ये फेल रहा, लेकिन इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे उनको वो अचीव नहीं कर पाया, है ना। हालांकि विक्ट्री नहीं अचीव कर पाया, लेकिन इस रिवोल्ट ने इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म का सीड सो किया, राष्ट्रीयता की भावना को जो है बीजारोपण किया, कह सकते हो आप। उस यहीं से, इस रिवोल्ट से के बाद लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई, राष्ट्रीयता की भावना आई, और वो अब अवेयर हुए कि हमें अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना है और उनसे अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराना है। सो इन इंडियन हिस्ट्री this revolt is a glorious chapter, so this is the very important chapter, so please read it nicely and listen the explanation very carefully. This chapter is very important for you. You have to study this chapter till 10th class. Okay, so please listen it. Till then, goodbye.